describe the provisions of relevancy of facts, admissions and confessions. Today, in the same series of admissions and confessions, he is going to deliver the lecture on specific provisions of section 27, 29, and these sections are very much important for the purpose of litigation as well as for the purpose of your competitive exams for judiciary. He is going to detail these provisions in this lecture. I invite Madam Kavita to continue. नहीं मैम छोड़ो. How many of you first time appeared in this class in evidence law? Have you appeared before in evidence law? Oh, ma'am, class, not in my class. Anyone apart from no? All are first time. First time. So evidence law के बारे में कभी पढ़ा है आपने इससे पहले? मैम की क्लास तो की होगी. No, ma'am. I'm asking generally कि आप कुछ idea है evidence law क्या है क्या नहीं? Because you all are first time coming in my class, or apart from you, two of you are new, I think. So we were discussing section 5 to 55, which talks about relevancy of facts. Everybody knows कि section total 167 है आपके evidence law में, जिसमें से 5 to 55 relevancy of fact की बात करता है. 5 to 16 आपका जनरल एक तरह से रेलिवेंसी की बात करता है. इसके अलावा 17 to 31 आपका एडमिशन एंड कन्फेशन की बात करता है. एडमिशन एंड कन्फेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. इसके अलावा 32 to 33 डीडी क्या होता है? डाइंग डिक्लेरेशन. 34 से लेके 39 आपका पब्लिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं. बेसिकली एफआईआर है या फिर लॉ बुक्स हैं आपकी. इसके अलावा लेजिस्लेशंस हैं. 40 to 44 जजमेंट व्हेन रेलिवेंट की बात करता है. 45 to 51 एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है. एंड 52 to 55 आपका कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट की बात करता है. ठीक है, एक बेसिक सा आउटलाइन है ये. इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा. पूरा एविडेंस लॉ अगर आप पढ़ेंगे तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एविडेंस लॉ में एग्जैक्टली है क्या. हम पढ़ रहे थे सेक्शन 17 to 31 जो एडमिशन एंड कन्फेशन से डील करता है. एलएलबी में आप सबने पढ़ा होगा एडमिशन एंड कन्फेशन. ठीक है, सेक्शन 17 जनरल बात बताता है आपको एडमिशंस क्या है. एग्जैक्टली क्या है ये नहीं, सिर्फ एडमिशन इज अ स्टेटमेंट बताता है. एडमिशन इज अ स्टेटमेंट. ठीक है, तो हमने जब मैंने क्लास ली थी इससे पहले, एविडेंस की 2-3 क्लासेस हो चुकी है, तो उसमें मैंने बताया था कि स्टेटमेंट एक बिगर सर्कल है. इसमें एक छोटा सर्कल आता है जो आपका एडमिशन होता है, और इसमें एक और सर्कल है जो कन्फेशन की बात करता है. ठीक है, एडमिशन, स्टेटमेंट एंड कन्फेशन. ऑल एडमिशंस आर स्टेटमेंट बट ऑल स्टेटमेंट्स आर नॉट एडमिशन. ये आपने सुना होगा. ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन. ये भी सुना होगा. तो सेक्शन 21 आपका बोलता है कि एडमिशन रेलिवेंट है, और 21 ही आपका बताता है कि कन्फेशन रेलिवेंट है, क्योंकि कन्फेशन ही क्या है, एज अ टाइप ऑफ एडमिशन. ठीक है, सेक्शन 17 सिर्फ आपका इससे बात करता है. सेक्शन 18, 19, 20 ये आपको बताता है कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है. हु कैन एडमिट फैक्ट. 18 में आपके पैरा 1 है. ठीक है, जो बात करता है पार्टी या एजेंट की. पार्टी एडमिशन कर सकती है, ए या बी दोनों पार्टियां हैं, कोई सूट चल रहा है, इन दोनों में से कोई भी एडमिशन कर सकता है. ठीक, सेक्शन 18 का पार्ट 2 ये बोलता है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जब आप होते हैं,
आपने सीपीसी में पढ़ा होगा कि रिप्रेजेंटेटिव सूट्स फाइल होते हैं, पढ़ा है कभी? रिप्रेजेंटेटिव सूट का आइडिया होगा क्या होता है? हाँ, रिप्रेजेंटिंग अनदर पार्टी, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता उस टाइम पे। जैसे ट्रेड एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट्स में होता है, ठीक है, जब सो मेनी पीपल एम्प्लॉयज होते हैं तो वो सारे पार्टी मतलब सारे कोर्ट में नहीं जाते। मान लीजिए अगर 800 पीपल हैं, ऑल आर एम्प्लॉयर, इन सबका ही इंटरेस्ट है, वो सारे के सारे कोर्ट नहीं जाएंगे, उसमें से सर्टेन होंगे जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वो हो सकते 4 हो 5 हो कितने भी हो, तो दे आर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगर इनके बिहाफ पे इन्होंने उस कैरेक्टर में रहते हुए, ये नहीं कि जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे उससे पहले कोई एडमिशन कर लिया है उसके बाद कोई कर लिया, जब आप उस कैरेक्टर में है तब कोई चीज अगर आप कोर्ट में जाके एडमिट करते हैं तो अगेन ये भी आप क्या होगा, सेक्शन 18 पार्ट 2 में वो एक तरह से एडमिशन होगा, ठीक है। सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1, किसी के पास वेयर एक्ट है? नहीं, कोई नहीं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया सब कुछ, हम ब्रीफ में बता रही हूँ। इसमें 2 चीजें डिस्कस करता है वो, एक जिसका प्रोपराइटरी इंटरेस्ट हो एंड पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो, ठीक है। प्रोपराइटरी क्या होता है, वर्ड से क्या समझते हैं आप? प्रोपराइटरी लॉ में पढ़ा होगा ना, प्रोपराइटरी। पिक्यूनरी मीन्स मनी से रिलेटेड होता है, प्रोपराइटरी आपका जो लैंड है, पोजेशन, इन सब से रिलेटेड होता है। प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट होना प्रोपराइटरी एक तरह से, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में अगर प्रोपराइटरी इंटरेस्ट है, मान लीजिए ए एंड बी सूट चल रहा है दोनों के बीच, ठीक है, सूट है, इसमें कोई टीनेंट भी है, उस जिस टाइटल को लेके सूट है उस प्रॉपर्टी में कौन रहता है? टेनेंट रहता है, ठीक है। अब ये टेनेंट उस सूट में ये कह दे कि ये प्रॉपर्टी ए की है, तो उस केस में क्या होगा, ये पार्टी एडमिशन कर सकती है टेनेंट, क्यों? क्योंकि ये 18(1) में कहता है जिसका प्रोपराइटरी इंटरेस्ट है वो एडमिशन कर सकता है, ठीक है। ये अब है 18 सबसेक्शन 2। अच्छा, पिक्यूनरी इंटरेस्ट का एग्जांपल ए एंड बी है, ठीक है, ये मान लीजिए S1 है, S2 है, सन, ठीक है। फादर से इन्हें प्रॉपर्टी मिली, ये प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन इसमें चार्ज क्रिएट कर दिया मदर के फेवर में, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो किसकी होगी? मदर की होगी। तो इन दोनों में से किसके नाम प्रॉपर्टी है, ये जो कहेगी कि मेरे हस्बैंड ने इसके या इसके नाम की है, तो ये इसका इंटरेस्ट कैसा है प्रॉपर्टी में? पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, तो इसका एडमिशन भी रेलिवेंट होगा, ठीक है। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 कहता है ये, उसमें 2 चीज है, प्रोपराइटरी और पिक्यूनरी दोनों है। 18(2) बात करता है जिससे आपने इंटरेस्ट डिराइव करा है। अब इंटरेस्ट कैसे डिराइव करते हैं, कोई एग्जांपल दे सकता है? किसी चीज से आप इंटरेस्ट कैसे डिराइव करते हैं? मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो किसी से तो खरीदी होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके फादर है, उसके 2 बेटे हैं, FS FS1, ये अडॉप्टेड है, ये बायोलॉजिकल है, ठीक है। अब इन दोनों में सूट चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी दोनों के पास वैसे तो वन हाफ आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके फादर ने, इन दोनों के फादर ने अपनी लाइफ टाइम में 18(1) के नीचे आप देखेंगे एक लाइन लिखी है, अगर किसी के पास वेयर एक्ट हो तो आप देखना, उसमें एक लाइन लिखी है कि ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी जब ये प्रॉपर्टी इसके पास थी तब जब उसका इंटरेस्ट इसमें था, मरने के बाद तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसने कब बोला? अपने लाइफ टाइम में ही बोल दिया कि मेरा ये वैलिडली अडॉप्टेड सन नहीं है, तो फिर ये प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? FS के पास चली गई। तो इसने जो एडमिशन करा ड्यूरिंग जब उसका इंटरेस्ट था, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि हम रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं ना, रेलिवेंट क्या है, तो ये हमें 5 to 55 बताता है। सेक्शन 18 सिर्फ इतनी सी बात करता है, ठीक है। सेक्शन 19 को पढ़ेंगे तो उसकी हेडिंग ये कहती है हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव अगेंस्ट द
पार्टीज, मान लीजिए ए एंड बी है, ठीक है, सूट चल रहा है। ए कहता है बी को मैंने एज अ रेंट लेने के लिए रखा हुआ था सी से, सी इसका टेनेंट है, ठीक है। अब बी कहता है कि सी का तो कोई रेंट बनता ही नहीं है, तो मैं कैसे ही कलेक्ट करता, ठीक है। लेकिन सी ने कह दिया कि नहीं, मेरा रेंट बनता था ए के फेवर में क्योंकि मैं इसका टेनेंट हूं। तो यहाँ पे सी जो बोल रहा है ये क्या हो जाएगा, ये रेलेवेंट होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि इसका तो रेंट बनता ही नहीं था, मैं कलेक्ट कैसे करता है। कहता रेंट बनता था बट तुमने कलेक्ट नहीं किया, जिस चीज के लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं, बिकॉज तुम एम्प्लॉयड हो, तुमने, मैंने एज अ मैनेजर रखा हुआ है कि आपको इनसे जितने भी मेरे टेनेंट है एक्स वाई जेड, उन सबसे आपको रेंट कलेक्ट करना है, आपने नहीं किया, ड्यूटी आपने नहीं निभाई। लेकिन ये कहता है सी का रेंट बनता ही नहीं है तो मैं कहां से कलेक्ट करूं, ठीक है। तो सी अगर ये कह दे कि नहीं मेरा रेंट बनता है, तो जिसकी पोजीशन आपको स्टेब्लिश करनी है अगेंस्ट में किसी के भी, तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 19 सिर्फ इतनी बात करता है, ठीक है। मीन प्रॉफिट, मेस नहीं, मीन प्रॉफिट, हाँ इसमें आ सकता है, पर वो इससे रिलेटेड कैसे कर रहे हैं आप? अभी तो मेरे को इंटरेस्ट तो फिर वही है ना कि अभी वो मना कर रहा है नहीं, मीन प्रॉफिट में तो जो मीन प्रॉफिट जिसके पास है वो रॉन्गफुली उसके पास आया ना, तो केस तो उसी के अगेंस्ट चलेगा, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कैसे चलेगा मीन प्रॉफिट के केस में ना, तो वो तो उसी के अगेंस्ट केस चल रहा है। यहाँ पे तो इसकी बात हो रही है ना, केस इसके अगेंस्ट है, इसने अपनी ड्यूटी नहीं, ऑब्लिगेशंस नहीं फुलफिल की। मीन प्रॉफिट में तो जो जिसके पास होता है, मान लीजिए सी है, तो इसी को रॉन्गफुली प्रॉफिट मिला है। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे ना, तो विल रियलाइज कि ये चीज यहाँ फिट नहीं बैठती, ठीक है। सेक्शन 20, सेक्शन 20 बहुत इजी है, इसमें क्या है, स्पेसिफिकली अगर थर्ड पार्टी को रेफर किया है, ठीक है, ए एंड बी है, इलस्ट्रेशन का एग्जांपल ही है, मान लीजिए ए ने बी से कोई हॉर्स खरीदा है, उसने कहा कि ये साउंड है या नहीं है, तो वो कहते हैं जाके सी से पूछ लो, तो सी ने जो भी बोलना है वो रेलिवेंट हो जाएगा, एज एन एडमिशन ही होगा वो भी, ठीक है। जो भी सी बोलेगा, उसने बोला सी से पूछ लो, तो अगेन इट इज रेलिवेंट। सेक्शन 20 सिर्फ इतनी बात करता है, ये यहाँ से ये रिमूव नहीं हो सकती, ये मेनी बार है जो, अच्छा थैंक यू। सेक्शन 21, अच्छा एडमिशन कब कर सकते हैं आप कभी? सेक्शन 21 कहता है, क्या कहता है, प्रूफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम बाय ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। एडमिशन जब भी आप करते हैं तो लिखते हैं कि सेल्फ हार्मिंग होना चाहिए, सेल्फ हार्मिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कोर्ट में जाके कहते हैं कि कोई बिल है, मान लीजिए बिल प्रोविट का केस है, आप कोर्ट में जाके कहते हैं मैम ये बिल ना असली है, तो आपके कहने से क्या वो मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा। अगर आप कहें कि आप अपना इंटरेस्ट है, आप कहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ए एंड बी सूट चल रहा है, ए कहता है, ए कह रहा है कि ये जो मेरे पास विल है, मतलब ये टाइटल है, बेसिकली विल को हटा देते हैं, टाइटल है वो मेरे फेवर में है, ये कहता है नहीं नहीं टाइटल तो मेरे पास है, प्रॉपर्टी मेरी है। अब ये दोनों ये तो कह सकते हैं, लेकिन अगर ये कहे कि मेरा बनता ही नहीं है, मेरा टाइटल नहीं है, तो यहाँ पे ये जो फैक्ट कह रहा है वो एडमिशन हो जाएगा, बिकॉज कोई भी जनरली सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट नहीं देगा, अपने अगेंस्ट में तभी देगा जब वो हो सकता है, ये जनरल परसेप्शन होता है, कोर्ट भी मतलब एक तरह से लॉ है, वो क्या है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कॉमन सेंस ही है, कुछ अलग चीजें नहीं है, ठीक है। तो कोई गलती मान रहा है, इट मीन्स हम ये मानकर चलते हैं, लॉ में भी यही है कि वो सच ही बोल रहा होगा, तो सेल्फ हार्मिंग होनी चाहिए। सेक्शन 21 जनरल चीज ये कहता है, बट इसमें एक्सेप्शंस हैं, 3 एक्सेप्शंस की बात करते हैं, 3 एक्सेप्शंस हैं। पहली क्या कहता है, जो डीडी है, डाइंग डिक्लेरेशन, एक्सेप्शन 1 क्या कहते हैं, अगर डाइंग डिक्लेरेशन है वो सेल्फ सर्विंग है, लेकिन सेल्फ सर्विंग ऐसे ही नहीं होगी, आपने मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, मान ले ए है, वो सेलर है, ठीक है, वो शिप लेकर चला गया, आउट ऑफ द कोर्स ले गया, एक
होता है प्लेन का और शिप्स का एक पर्टिकुलर वे होता है जाने का, ठीक है। अभी आउट ऑफ द वे चला गया, अब इस पे प्रोसीडिंग चलने लगी, लीगल एक्शन हो गया, ठीक। ये कहते हैं नहीं, मैं तो जो वे है उसी के थ्रू लेकर गया था, मैंने नहीं करी। अब उस टाइम पे क्या था, ये एक डायरी मेंटेन करता था, ठीक है। उस डायरी में इसने सारी चीजें मेंशन की हुई थी कि इसी वे से मैं लेके गया, वो चीजें क्या होंगी, और इसकी डेथ हो चुकी है, तो वो क्या होगी, एज अ डीडी वो सेल्फ सर्विंग होगी, और वो भी क्या होगी, रेलिवेंट होगी, ठीक है। दूसरी एक्सेप्शन क्या है, 21 में 3 एक्सेप्शन है। सेकंड आप पढ़ेंगे तो स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है, उसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते। अच्छा, मेरी स्पीड ज्यादा इसलिए है बिकॉज ये कवर हो चुका है, मुझे कुछ और कराना है ये मैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर नए आप एडमिशन कन्फेशन के लिए, तो एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ कि पढ़ क्या रहे हैं, तो यू विल गेट एन आइडिया कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, जस्ट इसलिए। एक्सेप्शन 2 किस बारे में बात करती है, स्टेट ऑफ माइंड। अब स्टेट ऑफ माइंड तो सेक्शन 14 भी बात करता है, एविडेंस लॉ में पढ़ा है ना, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग, आइडिया है, ठीक है। तो ये और ये कैसे अलग है, एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 21 और सेक्शन 14 कैसे अलग है, पढ़ा है आपने, यू अपीयर्ड इन एनी एग्जामिनेशन बिफोर दैट, तो यू विल मस्ट हैव एन आइडिया कि क्या डिफरेंस है। डिस्टिंक्टली वर्ड ही नहीं यूज होता डिस्टिंक्टली, 14 में होता है, किससे रिलेट करने से, ये तो सेक्शन 27 कहता है, 14 तो स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है ना, 27 कहता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, 14 नहीं बात करता। 40 सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग, ठीक है। मेंस्ट्रिया नहीं है ये, ये अलग हो गया है। मेंस्ट्रिया नहीं है ये, इन तीनों की बात करता है सेक्शन 14। एक्सेप्शन बेरेक लेकर आया करें जब भी आप पढ़े, बिकॉज आपको अंडरस्टैंड इतनी अच्छे से नहीं होगा। फोन में खुला हुआ है, आप सेक्शन 21 का क्लॉज 2 देखें, वो भी क्या करता है, स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है, प्लस उसमें एक चीज आ जाती है कंडक्ट, जो आपको 14 में नहीं मिलेगा, ठीक है। कंडक्ट होना जरूरी है उसमें 21 के। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए ए एंड बी है, सारे एग्जाम्पल में मेरे ए एंड बी ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों के, इनने गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी, ए गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू बी, बाद में इन दोनों में सूट चलता है कि मैंने गिफ्ट जो की थी, मैं अपने मेंटल स्टेट में नहीं था, मतलब मैं बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट नहीं था अपने मेंटल फैकल्टीज से, ठीक। अब सूट चलने लगता है, अब इसको प्रूव करने के लिए कि मैंने जब गिफ्ट की प्रॉपर्टी तो मैं ठीक नहीं था, ये क्या प्रूव करता है, कहता है जब मैंने गिफ्ट की ना उसी टाइम मैंने सी को एक लेटर लिखा, सी बेसिकली इसका फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है, उसको लेटर लिखा कि मुझे किसी डॉक्टर के बारे में बताओ, मुझे कंसल्ट करना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो ये डी एक डॉक्टर है, उसका नंबर दे देता है, लेटर ए ने लिखा सी को, डी इसको चेक करने आता है, ये कुछ पे भी करता है, मान लीजिए 1000 रुपीज पे की एज अ फीस। तो ये सारी चीजें वो अपने फेवर में प्रूव कर सकता है कि कंडक्ट भी है, यहाँ पे उसने लेटर भी लिखा, प्लस डी ने उसको आकर देखा। कंडक्ट क्या होता है, बेसिकली एक सर्टन पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, बिहेवियर और कंडक्ट में ये डिफरेंस है। बिहेवियर होता है कि आप एक नॉर्मली कैसे करते हैं, लेकिन सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर इज अ कंडक्ट, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो डी को उसने पैसे भी दिए हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है, ये सारी चीजें वो अपने फेवर में प्रूव कर सकता है। क्यों, कि उससे स्टेट ऑफ माइंड भी पता चल रहा है कि ये लेटर लिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं था। दूसरा कंडक्ट है कि इसने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया। सेक्शन 21 का क्लॉज 2 इसके रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है। तो सेल्फ सर्विंग हो गई है, अगेन सेल्फ सर्विंग है ना एडमिशन, तो यहाँ पे इसलिए रेलिवेंट हो जाएगी। सेक्शन 21 का क्लॉज 3 जो मोस्टली पीपल को समझ नहीं आता, एक बार किसी के पास अगर डायरेक्ट है तो वो एक लाइन रीड करो, उसमें ज्यादा बड़ा नहीं है। इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन इज एन एडमिशन। अच्छा, इससे क्या समझ आता है, लेमन लैंग्वेज में देखे, भूल जाए आपने लॉ करी है, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग क्या आती है, अंग्रेजी समझते हैं, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप। अदरवाइज रेलिवेंट क्या है, रेसिडरी क्लॉज हो गया ये तो एक तरह से ना, जो सेक्शन 21
1 में नहीं आ रही, 21 2 में नहीं आ रही, वो 21 3 में रेलिवेंट हो जाएगी, बिकॉज अदरवाइज रेलिवेंट तो बहुत बड़ा वर्ड है। अदरवाइज रेलिवेंट वो तो कुछ भी हो सकता है, पर अदरवाइज रेलिवेंट वो कहाँ होगा? अगेन 5 to 55 में ही हो सकता है। एक तो राइटिंग इतनी अच्छी है मेरी। 5 to 55 में ही हो सकता है, क्योंकि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, ठीक है। ये कहता है रेलिवेंट क्या होगा? जो एक्ट में रेलिवेंट दिया गया है। एक्ट में रेलिवेंट कहाँ दिया गया है? 5 to 55। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग इज रेलिवेंट, ठीक है, एक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो, अगर मान लीजिए आप सेक्शन 11 है, एलिबाई की, एलिबी या एलिबाई दोनों कह सकते हैं, एलिबी की प्ली लेते हैं, तो आप ये सेल्फ सर्विंग ही तो है। आप कहे कि मैंने मर्डर किया था, जो केस चल रहा है मुंबई के रिगार्डिंग है, ठीक है, मर्डर हुआ है मुंबई में, आप कहते हैं मैं तो उस टाइम था नहीं। दृश्यम मूवी देखी है ना, 2 अक्टूबर को हम वहां थे, तो कहते हैं एलिबी की प्ली है कि 2 अक्टूबर को हम नित्यानंद स्वामी के आश्रम में थे, हमने वहां पाव भाजी खाए और ये, तो वो इसी की प्ली ले रहे हैं कि हम वहां पर थे ही नहीं। तो ये प्ली आप अदरवाइज रेलिवेंट, तो अदरवाइज रेलिवेंट क्या हो गए? 5 to 55 में, ठीक है। ये सेक्शन 21 है आपका, इतना ही कह जाए। यहां तक कोई इशू, कुछ ऐसा जो ना समझ आया हो पूछ सकते हैं आप, कुछ ऐसा जो नहीं समझ आया। सेक्शन 22 ओरल एविडेंस नॉट रेलिवेंट कहता है, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूव है। लेकिन इसको हम कनेक्ट करते हैं सेक्शन 63 क्लॉज 5 से और सेक्शन 65 क्लॉज 2 से। इसमें दो चीजें दी गई हैं। अगर तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इन क्वेश्चन है, तो सेक्शन 91 टू आप 100 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इतना तो पता है ना, 91 to 100 किससे बात करता है? बेस्ट एविडेंस रूल से बात करता है, लेकिन ओरल एविडेंस, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो इसको हम इससे रिलेट करके पढ़ेंगे। इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया था, ठीक है। सेक्शन 23 सिविल केसेस में एडमिशन की बात करते हैं। सिविल केस में एडमिशन से रिलेटेड है। इसमें क्या कहते हैं कि एडमिशन इज नॉट रेलिवेंट इन सिविल केसेस इफ लिखा है वहां पर। आपने पढ़ा है? डायरेक्ट तो है नहीं, हाँ हाँ कर रहे हो आप। मोबाइल है, मोबाइल अब डायरेक्ट खोलो, उसमें से एटलीस्ट चेक कर लेना। सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलिवेंट होता है? लेकिन हमेशा होता है, लेकिन इसमें इफ लगा देता है वो, अगर उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया हो कि ये चीज आप एडमिशन एज एडमिशन लेकर नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि आजकल एडीआर आ चुका है। एडीआर समझते हैं? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, जिसमें मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत। तो उस केस में क्या होता है, पार्टीज अगर मॉनेटरी या मनी सूट होता है बेसिकली, तो वो ज्यादातर क्या कोशिश करते हैं कि टाइम ज्यादा ना कंज्यूम हो, क्योंकि हम अगर नॉर्मल सिविल केसेस या सिविल प्रोसीडिंग से चलते हैं तो एटलीस्ट 10-15 या इतना टाइम तो लग ही जाता है, ठीक है। तो मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट ही होगी। उस टाइम पे जो वैल्यू है आज 10 लाख रुपए की, हो सकता है 10 साल बाद उतनी वैल्यू 10 लाख की ना हो, वो शायद 5 लाख रह जाए, है ना। जो चीज पहले पीपीपी पढ़ा है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी, उस टाइम पे और इस टाइम में डिफरेंस होता है। तो सेम ये चीज आती है, इसलिए कोशिश करते हैं कि इनके थ्रू कर ले। अगर मान लीजिए किसी ए एंड बी में सूट चल रहा है, इसको अगर 10 लाख देने हैं, 10 लाख देने हैं, ए कहता है कि मैं 10 तो नहीं दे सकता, मैं तुझे 8 दे दूंगा, तो ये म्यूचुअली डिसाइड कर लेते कि बी मान जाता है, चल 8 पे मान जाए। अब ये कहे कि मैं 8 भी नहीं दूंगा और कल को सूट पे चले, तो ये जो बी ए ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी लाइबिलिटी बनती है। ये चीज आप एज ए एडमिशन या ए के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। सिर्फ इतनी बात कहता है सेक्शन आपका 23 सिविल केसेस में एडमिशन की बात करता है, ठीक है। इतना है रिलेटेड आपका एडमिशन से 23 तक। 24, 25, 26 10 मिनट्स में एक बार कर लेंगे उसको भी रिवाइज। सेक्शन 24, 25, 26, सेक्शन 27 जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 एंड 29, ठीक है। 30 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सेक्शन 30 के बारे में आइडिया है कुछ? किसके बारे में बात करते हैं? सेक्शन 30 पढ़ के ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं।
then more person just one or being trial for the same जॉइंट ट्रायल की बात करता है, ठीक है। अगर कन्फेशन इन जॉइंट ट्रायल वेल रेल्यू, इसको आप 306 CRPC 133 एक सेकेंड 133 एविडेंस एंड सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी, इन तीनों के साथ पढ़ेंगे सेक्शन 30 को। इसके लिए सेपरेट क्लास चाहिए, तो आज ये डिस्कस नहीं करेंगे, आज ये दोनों डिस्कस करने हैं, सेक्शन 27 एंड 29। इसका एक रफली आइडिया मैं दे देती हूँ, सेक्शन 24, 25 एंड 26, इसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा। कन्फेशन के बारे में कभी कुछ सुना है, क्या होता है क्या नहीं होता? एडमिशन of guilt. ऑफ गिल्ट, ये कहा गया था? एडमिशन ऑफ अ गिल्ट इज अ कन्फेशन, ठीक है। राइटिंग के लिए माफ करना, इज अ कन्फेशन। ये कहा गया था? एडमिशन ऑफ अ गिल्ट इज अ कन्फेशन। ये पकाला नारायण स्वामी का केस पढ़ा है कभी? लॉर्ड एटकिन थे जिन्होंने कहा था, पकाला नारायण स्वामी, इसमें कहा था एडमिशन ऑफ अ गिल्ट इज अ कन्फेशन, ठीक है। तो ये आपका कन्फेशन आ गया। सेक्शन 24 क्या कहता है? अगर एडमिशन और कन्फेशन आपका इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, इन तीनों से लिया गया है तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा। इररेलेवेंट होगा या इनएडमिसिबल होगा? पक्का चेक करना, इररेलेवेंट होगा या इनएडमिसिबल होगा। सेक्शन 24 Irrelevant. इररेलेवेंट होगा। Irrelevant proceeding is the very long caused by illegal threat of law. सेक्शन 25 क्या कहता है? एडमिशन इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। अब वो इररेलेवेंट होगा या इनएडमिसिबल होगा? तो रेलेवेंट है वो, इसका मतलब ये हो ना, रेलेवेंट तो है, इररेलेवेंट नहीं है 25 में, रेलेवेंट है। बट बिकॉज लॉ ने ये कह दिया है 25 में कि वो एडमिसिबल नहीं होगा, पर अगेन वो रेलेवेंट है, ठीक है, वो रेलेवेंट है पर वो इनएडमिसिबल है। सेक्शन 26 देखें आप, इतना समझ आया? 24 इतना समझ आया? अच्छा, 24 में एक चीज और है, पर्सन इन अथॉरिटी। क्या लिखा है सेक्शन 24 को एक बार पढ़ेंगे? अब एक सेकंड रुक जाओ। पर्सन, पहली चीज कन्फेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज चार्ज होंगे, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए आप पे मर्डर का चार्ज है और आप कहीं चोरी के बारे में कन्फेस करेंगी तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो चार्ज कौन से होने चाहिए? इन रेफरेंस टू दैट ऑफेंस या दैट कन्फेशन जिसके बारे में आप कर रहे हैं। तीसरा कहता है पर्सन इन अथॉरिटी। पर्सन इन अथॉरिटी से क्या समझते हैं? क्या होता है पर्सन इन अथॉरिटी? तो पर्सन इन अथॉरिटी पुलिस ही होती है, कौन हो सकता है? मैं एनडीपीएस पढ़ा है, क्या होता है? नार्को सब साइकोट्रोपिक एक्ट होता है ना, ठीक है। तो इसमें जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या कोई भी जो अथॉरिटी है जिसके पास, उसको पर्सन इन अथॉरिटी की कैटेगरी में मानेंगे आप? ऑफ कोर्स कोर्ट कहता है नहीं मानेंगे, एससी ने कहा नहीं मानेंगे, नहीं है ये पर्सन इन अथॉरिटी। ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए एक्सपर्ट बॉडी है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए एक्सपर्ट बॉडी क्रिएट की है, क्योंकि आपके सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं कुछ ऐसे जो आपको, हर पुलिस वाला इतना टैलेंटेड नहीं होता। आईओ आपका नॉर्मली कौन होता है? हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल ही होता है ना, उसको इतनी है, वो 12वीं के बाद लगता है और एक टाइपिंग टेस्ट। क्या वो इतने बड़े इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो सकते हैं कि नीरव मोदी और इन सब में इन्वेस्टिगेशन कर सके? तो ईडी को दिया कन्फेशन, क्या कन्फेशन होगा? क्या नहीं होगा? कोर्ट ने भी कहा नहीं होगा, हालांकि होना चाहिए। कस्टम एक्ट में कस्टम ऑफिसर को कोर्ट ने कहा कि ये पर्सन इन अथॉरिटी है, बट ये नहीं है। Politically motivated होगा ना,
इन सारी चीजें को ये छोड़ दो, वो सारी चीजें बहुत अलग डिबेट जाती है, अब लॉ के पर्सपेक्टिव से देखो। बाकी तो प्रैक्टिकल बहुत चीजें होती है, प्रैक्टिकल तो मैम इतनी चीजें बताती हैं हमें, वो अलग ही चीज है, बट हम यहाँ पे लॉ के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। तो एससी ने क्या कहा कि एनडीपीएस एक्ट में ईडी को, ये दोनों पर्सन इन अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आते, लेकिन कस्टम ऑफिसर पर्सन इन अथॉरिटी की डेफिनेशन में आते हैं। तो क्या ये रैशनल लगता है, रीजनेबल लगता है कि एक ईडी, मान लीजिए अभी जैकलिन फर्नांडिस का केस चल रहा है, 9 घंटे उससे पूछताछ की है, तो क्या वो जो स्टेट की अथॉरिटी है और एक इंडिविजुअल है, दोनों केस में किसकी वेटेज या किसके पास किसका पलड़ा भारी होगा? ऑब्वियसली इनका होगा ना। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इनको दिया कन्फेशन हिट नहीं करेगा, किससे? सेक्शन 25 से, क्योंकि ये पर्सन इन अथॉरिटी नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हो, डिपेंड करता है, केस टू केस बेस है, ठीक है। ये क्या करता है, ये सुप्रीम कोर्ट है, केस टू केस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। एक चीज और है, मान लीजिए पुलिस है, ठीक है, पुलिस ने एक एक्यूज्ड को पकड़ा और उस एक्यूज्ड को एक गांव के सरपंच के हवाले कर दिया कि मैं कहीं जा रहा हूं, तुम इतने इसका ख्याल रखो। तो जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है वो सरपंच किसकी कर रहा है इस टाइम? पर्सन इन अथॉरिटी, क्योंकि पुलिस की पावर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये पर्सन इन अथॉरिटी है। तो ये बहुत वेग तो नहीं कहूंगी, बट बहुत ज्यादा फ्रजाइल कह सकते हैं, या केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया है। तो इसलिए हमेशा लॉ में चांसेस होते हैं इंटरप्रिटेशन के, कि आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक बेसिक गाइडलाइंस दी हुई है, जैसे डेलीगेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। तो डेलीगेशन ऑफ पावर आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट मैंने तेरे को दे दिया तू कर दे, उसके लिए एक डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना। अनवर अली सरकार का केस पढ़ा होगा, क्या कहता है अनवर अली सरकार के केस में? पढ़ा है कभी? एडमिन लॉ नहीं पढ़ा? कॉन्स्टी में भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है अनवर अली सरकार की। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जो, वो हमेशा गाइडेड होगा, डायरेक्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि जो जिस अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर रहे हो पावर, वो आर्बिट्रेरीली इसको यूज करे। आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर्बिट्रेशन पे चलता है, आर्बिट्रेरी पावर्स पे चलता है, ठीक है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये आपका सेक्शन 24 था। इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है सेक्शन 24 में? आप एक बार देख लो, बाकी क्लास आपको मिल जाएगी क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, तो उसमें हर चीज है। सेक्शन 25, ये हमें सबको पता है, पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतनी है कि पर्सन इन अथॉरिटी, उससे पता चल जाता है। सेक्शन 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है। सेक्शन 26 एक बेसिक सी आउटलाइन बताए, कहता क्या है। इसमें इतना ही नहीं है कि कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी है, बट इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट है, अगर वो इन फ्रंट ऑफ मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने है तो वो एडमिसिबल है, ठीक है, एडमिसिबल है। अगर मैजिस्ट्रेट को ना देके किसी थर्ड पर्सन को दिया गया हो और पुलिस कस्टडी ही हो, ये पीसी मतलब पुलिस कस्टडी ही है, तो क्या वो रेलेवेंट होगा? क्या वो रेलेवेंट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मान लीजिए जुडिशियल कस्टडी है, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में जेल में रहते हैं आप लोग मतलब जो भी एक्यूज्ड है, ठीक है। अगर तब वो किसी थर्ड पर्सन को कन्फेस कर रहा है, तब वो रेलिवेंट होगा? जुडिशियल कस्टडी है, जेल में है, थर्ड पर्सन, नॉट पुलिस ऑफिसर, नॉट मैजिस्ट्रेट, कोई थर्ड अदर पर्सन है, तब क्या वो रेलिवेंट होगा? हो सकता है या होगा? एक कॉमन सेंस, सेक्शन 26 पढ़ो, ये रिलेटेड है आपका सेक्शन 29 से। क्यों होगा ना, रीजनिंग दो। लॉ में बिना स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़े हैं किसी ने? कोई बता सकते? 3 लॉ होते हैं,
तीन प्रिंसिपल ऑफ नैरेटिव। मेन उसका वो है कि कोई भी किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे ये कहता है नहीं, आगे तो ऑडियल ट्रम पार्टम। अब उसे सिंपल लैंग्वेज में बताओ। आपको सुना जाए। नो वन कैन बी हाँ, अनहर्ड, ठीक है। सेकंड, इक्वालिटी ऑफ लॉ, ठीक है, वो उसी में आ गया, नो कंडेम्ड अनहर्ड में। दूसरा, रूल अगेंस्ट बायस्ड, ठीक है। रूल अगेंस्ट बायस्ड क्या होता है आपको कि अगर नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज, अपने केस में आप जज नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या आता है, इंक्लिनेशन आती है, इंक्लिनेशन टेंडेंसी है, ठीक है, आप अपने फेवर में कर सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फेमस केस एक एक रायपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक एक रायपक, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सेक्शन 26 पढ़ो, क्या कहता है कन्फेशन से रिलेटेड। उसमें वर्ड्स पकड़ना, सबसे कहता है पुलिस कस्टडी। वर्ड क्या कहता है, पुलिस कस्टडी से डील करता है, ठीक। थर्ड पर्सन के बारे में नहीं कहता, वो कहता है मैजिस्ट्रेट को दिया है तो एडमिसिबल है पुलिस कस्टडी में। अगर पुलिस को दिया है या किसी, मान लीजिए आप ए है, ठीक है, पुलिस कस्टडी में वो इस टाइम हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने ए कन्फेस्ड दैट आई मर्डर्ड XYZ। उस केस में क्या इसका कन्फेशन जो डॉक्टर को दिया है वो रेलेवेंट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। पुलिस कस्टडी है, कहां से रेलेवेंट होगा? डॉक्टर से तो भी होगा। सेक्शन 26 नहीं होगा। वो सेक्शन 29 कहता है अदरवाइज रेलेवेंट। अगेन 21 का क्लॉज 3, सेक्शन 29 दोनों रेसिडरी क्लॉज है। जहां पे अदरवाइज लिखा है ना, जो कहीं नहीं है, अगर वो कहीं पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं दिया और अगर वो फिर भी किसी सेक्शन से हिट नहीं करा, एक होता है जनरल सेक्शन, 29 इज अ जनरल सेक्शन है। सेक्शन 164 प्लस 463, 164 किससे डील करता है? एक मिनट, मैं इसको क्लियर कर। सेक्शन, चले इसको ऐसे ही समझते हैं, सेक्शन 29 ही ले लेता। सेक्शन 29 क्या कहता है आपका? सेक्शन 29 के थ्रू समझते हैं, आपको सेक्शन 26 समझाऊंगी। 29 क्या कहता है? अगर डिसीव किया है, पहला। दूसरा, प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी, यही लिखा है ना, कुछ और लिखा है? अगर इनके बेसिस पे किसी ने कन्फेशन दिया है तो वो रेलेवेंट होगा, ठीक है। रेलेवेंट होगा, एडमिसिबल होगा, रेलेवेंट होगा। तो इस पे अगर वो सेक्शन 24, 25, 26 इनसे हिट नहीं करता, अदरवाइज रेलेवेंट लिखा है, ठीक है, तो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी या डिसीव इसमें आता है। इसमें क्या आता है? इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस। ये आपका पुलिस से डील करता है, ये आपका पुलिस कस्टडी में पुलिस ऑफिसर होगा, ठीक है, इन दोनों से डील करता है। पुलिस कस्टडी जरूरी है, तो ये और ये दोनों चीजें इन तीनों में कहीं नहीं आती, ठीक है। इतना समझ आया? अब फिर 29 में आता क्या? क्वेश्चन ये उठता है, सेक्शन दिया है, कुछ सोच के तो दिया होगा, तो 29 में आता क्या है फिर? क्या आता है 29 में? अगर इन तीनों में से कुछ नहीं आता, कुछ तो आता ही होगा, बेवजह तो सेक्शन नहीं लिखा होगा। किसने बनाया है एविडेंस एक्ट? आईपीसी किसने बनाया है? जेम्स फिट्जमैन स्टीफेंस। कॉन्ट्रैक्ट जेम्स फिट्जमैन स्टीफेंस ने बनाया, ठीक है। 29 में कहता है अदरवाइज रेलेवेंट, अदरवाइज रेलेवेंट है। मान लीजिए ए ने कन्फेस किया मैजिस्ट्रेट के सामने और मैजिस्ट्रेट ने उसको वॉर्न नहीं किया। सेक्शन 164 क्या कहता है आपका सीआरपीसी का, कि मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कन्फेशन देंगे आप, तो मैजिस्ट्रेट आपको एक वार्निंग तो देता है ना कि इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू, ठीक है। उसने नहीं दिया, कन्फेशन कर लिया इन्हें, तो क्या ये एडमिसिबल होगा? क्या ये कन्फेशन एडमिसिबल होगा? होगा, पक्का? सोच लो।
पेपर दिया है ना, क्या करके आओगे अगर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? पर एक एक जनरल प्रिंसिपल है, अगर कोई चीज प्रेजुडिस नहीं कर रही है, फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज को हम क्योर कर सकते हैं। कुछ क्योरेबल सेक्शन भी है ना सीआरपीसी में, मैम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, तो मैम ने ये चीज बताएंगी अच्छे से। तो यहाँ पर 164 की कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो क्या कन्फेशन वैलिड होगा, माना जाएगा, एडमिसिबल तो होगा? मैं वही कह रहा हूँ कि सच और कंपेयरिंग अदरवाइज रिलेवेंट इट डज नॉट मीन तो 29 में कहता है कि अदरवाइज रेलिवेंट है तो रेलिवेंट है। तो अगर 164 में है तो ये होगा या नहीं होगा? मैं बस इतना पूछ रही हूँ, अपने अंडरस्टैंडिंग से बताओ। नहीं होगा। 463 पढ़ो सीआरपीसी का। ये मैं कह रही हूँ कि सेक्शन 164 463 स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। एक होते हैं जनरल सेक्शन, सेक्शन 23 अगेन जनरल सेक्शन है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा था। 63 5 और 62 और 65 क्लॉज 2 के साथ पढ़ा जाएगा। जहां पे इसीलिए 29 के जनरल सेक्शन है, जहां पे स्पेसिफिक सेक्शन है वो क्या करता है, ओवरऑल। जैसे हमारा एक जनरल लॉ है आईपीसी, पॉक्सो क्या है, तो कौन प्रिवेल कर जाता है? पॉक्सो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक जनरल चीज लिख दी है उन्होंने जो कहीं नहीं आएगी, जैसे होता है ना सेक्शन एंट्री 97 पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंट्री 97 3 लिस्ट होती है, कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल कौन सा है? 12 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? 7 शेड्यूल में। तो एंट्री लिस्ट 1 की एंट्री 97 क्या कहती है कि जो सब्जेक्ट आपकी तीनों लिस्ट में नहीं है वो किसके 97 के हिसाब से यूनियन के पास चला जाएगा। यही कहता है ना वो रेसिडुअरी क्लॉज। कोई नहीं, अच्छा ये भी सीख लो, ठीक है। तो 29 जनरल सेक्शन है, 61 प्लस 463 ये आपका स्पेसिफिक सेक्शन है, इसलिए ये प्रिवेल कर जाता है 29 पे, ठीक है। तो जहां पर 29 के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन दिया हुआ है वहां पर तो वो चीजें मतलब 29 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक। जहां पे नहीं है वहां 29 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब 29 एप्लीकेशन कहाँ होती है वो एक चीज देख लो, वो 26 से पता चलेगा। सेक्शन 26 में पुलिस कस्टडी प्लस आपका पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर का है। इन दोनों के केस में अगर कन्फेशन दिया जाए तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें पढ़ के समझ आता है, जो नहीं दिखता वो देखो। यहाँ पुलिस कस्टडी की बात करता है, अगर हम कहें कि वो जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस कस्टडी में कहाँ रहते हैं? जब कोई अरेस्ट होता है पुलिस कस्टडी में वो कहाँ होता है? पुलिस स्टेशन। जुडिशियल कस्टडी में जेल में रहते हैं, ठीक है। अब ये चला गया, मान लीजिए ए अरेस्ट हुआ है, जेल में चला गया, इसने किसी थर्ड पर्सन को, ना तो पुलिस ऑफिसर को, ना जेलर को, या जो भी है वहां पे अथॉरिटी या मैजिस्ट्रेट को, इन तीनों में से नहीं करा, कोई थर्ड पर्सन है, उसको इसने कन्फेशन दे दिया कि मैंने उसको मारा था। अब यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी में, तो क्या ये एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, मेरा क्वेश्चन यही था। तो अब सेक्शन 26 पढ़ के बताओ, और ये रिलेट कैसे करता है 29 से ये मैं बता दूंगी। एक बार वर्ड टू वर्ड 26 पढ़ना। अब इसमें इस चीज को फिट करो। पहली बात तो पुलिस कस्टडी नहीं है, सेक्शन 26 कहता है कि पुलिस कस्टडी होना जरूरी है। कस्टडी ऑफ पुलिस में नहीं है ना, वो जुडिशियल है। प्लस पुलिस को नहीं दे रहे, पुलिस को नहीं दे रहे, किसको दे रहे हो आप? थर्ड पर्सन को दे रहे हो किसी, ठीक है, थर्ड पर्सन को दे रहे हो, पुलिस को नहीं दे रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एडमिसिबल होगा क्योंकि 26 हिट ही नहीं करता। तो जहां पे ना तो 24 हिट कर रहा है, ना 25 हिट कर रहा है, ना 26 हिट कर रहा है, या कोई भी और सेक्शन जो स्पेसिफिकली कहता है। अब इसको चेंज करने के लिए ना तो 164 प्लस 463 की तरह कोई सेक्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडमिसिबल। इसीलिए जब सारी चीजें हम नहीं लिख सकते, ठीक है, सारी चीजें पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी वो एक एक चीज लिख दे, इसीलिए आईपीसी में भी जितने ऑफेंसेस हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो कहता है कैटल ट्रेसपास एक्ट। आईपीसी में आईपीसी के ऑफेंसेस के अलावा एक चीज लिखी हुई है ना कि कैटल ट्रेसपास एक्ट भी है। तो आईपीसी में सारी चीजें नहीं लिखी जा सकी, तो उसने कुछ और चीज भी मेंशन की है कहीं पे। इसी तरह 29 एक रेसिडुअरी क्लॉज है, जैसे बहुत सारे अदर
आपके लेजिस्लेशंस में है, ठीक है। तो इसी तरह ऐसी चीजें और भी हो सकती है, तो खैर एक एग्जांपल मैंने दिया है, इसी तरह और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें सेक्शन 29 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो सेक्शन 29 में यही सोच के पढ़ लेते कि प्रॉमिस डिसीव नहीं है, वहां पर नहीं होगा, फिर वो एडमिसिबल है, बट वो एप्लीकेबल है कहाँ, पता कैसे चलेगा। तो ये एक चीज है जहाँ पे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं उसको, ठीक है। इतना समझ आया? कोई ऐसा जो चीज ना समझ आई हो पूछ सकते हैं आप, सर आपको आता है मुझे पता है, समझ नहीं आ रहा है ना, चलो अच्छा समझ तो आ रहा है कम से कम। तो सेक्शन 27 जो आज पढ़ाना था वो ये है, इसके लिए एक सेपरेट क्लास चाहिए होती है। 27 सब मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ने सारे सेक्शन है, एविडेंस लॉ में कहीं ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन आप छोड़ सके। 1 से लेकर 167 तक सारे ही इंपॉर्टेंट है। इवन 167 से भी प्री में क्वेश्चन आया था, हरियाणा में या दिल्ली में आया था किसी में। क्या लिखता है सेक्शन 161 किस बारे में बात करता है? हाँ, 165 किससे डील करता है? अगर पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। अब मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि ये टॉपिक नया है। 27 किससे डील करता है? एडमिशन कन्फेशन स्पेसिफिक, 17 to 31 एडमिशन कन्फेशन ही है हेडिंग उसके, बट 27 पर्टिकुलरली किससे डील करता है? आ गया डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, ठीक है। किससे डील करता है ये आपका? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, जिसको आप सेक्शन 14 बता रहे थे, उस फैक्ट से रिलेट कर रही है, सिर्फ रिलेट कर रही है, सिर्फ रिलेट कर रही है। ये सेक्शन 27 पढ़ो, सिर्फ रिलेशन से नहीं लिखा उसमें। अग्नू नकेसिया का केस पता होगा, स्टेट ऑफ बिहार, 27 में सबसे फेमस सबसे इंपॉर्टेंट केस है। फैक्ट पता है, इलस्ट्रेशंस नहीं पता, फैक्ट है वो, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से डील करता है, ठीक है। एक दो चीजें जो मैं समझा दूं फिर मेरे लिए ठीक रहेगा। अच्छा, सेक्शन 27 की पहली लाइन क्या, पहला वर्ड क्या कहता है, पढ़ेंगे तो आप। तो प्रोवाइडेड जनरली क्या होता है सेक्शन में? प्रोवाइजोज होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं ना। तो किसकी एक्सेप्शन होगी? तो प्रोवाइडेड दैट, तो प्रोवाइडेड है तो किसी चीज के लिए होगा। 24 कहता है, 25 कहता है, 26 कहता है कन्फेशन व्हेन नॉट रेलिवेंट या नॉट एडमिसिबल, ठीक है, एडमिसिबल। 27 इन तीनों की ही एक्सेप्शन है, ठीक है। किसकी एक्सेप्शन है ये? इन तीनों की एक्सेप्शन है। कैसे है? ये कहते हैं कि कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है। मान लीजिए ए ने मर्डर किया बी का, ये मार दिया, किलिंग कह लें आप, ठीक है। अब ये जाता है पुलिस ऑफिसर के पास, अग्नू नकेसिया का केस ही समझ लीजिए। ये कहता है, एफआईआर कराता है कि मैंने 2-3 लोगों को मारा था बेसिकली, इसने एक रतली जो इनकी डॉटर इन लॉ कुछ थी, 3-4 लोगों को। एफआईआर में कहता है कि मैंने XYZ पीपल को मैंने मार दिया। किससे मारा? मान लीजिए नाइफ से मारा है, नाइफ से मारा, पूरा प्रोसेस बताया, प्लस मैंने नाइफ को बेड के मतलब बेडशीट के नीचे छुपा दिया, ठीक है। बेडशीट के नीचे छुपा दिया इसने, ठीक है। इतना समझ आया? अब ये कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को है, किससे हिट कर जाएगा? सीधा 25 से। लेकिन 27 एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि जहां डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है, ठीक है। डिस्कवरी क्या है? इस पूरी 3 चीजों में डिस्कवरी ढूंढ सकते हैं। नाइफ डिस्कवरी है, नाइफ बेडशीट के नीचे से मिलना डिस्कवरी है। सिर्फ इतना पार्ट, सिर्फ इतना ही पार्ट एडमिसिबल होगा या रेलेवेंट होगा, दोनों में से देख लेना आप, ठीक है। सिर्फ इतना पार्ट, जो इसने बोला कि मैंने इनको मार दिया, मैंने ऐसे मारा, इनको मार दी, सारी चीजें इररेलेवेंट, ठीक है। इतनी बात सेक्शन 27 कहता है, सिर्फ इतनी सी कहता है, और भी चीजें कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। इतना समझ आया? एक बेसिक सी। एक बार सेक्शन 27 को वर्ड टू वर्ड पढ़ना। कन्फेशन
है या नहीं है, नॉट कन्फेशन, दोनों चीजें, यानी नॉट कन्फेशन यानी एडमिशन हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, नॉट कन्फेशन मीन्स कोई एडमिशन हो सकता है। इनमें से कोई भी अगर कोई डिस्कवरी करी है फैक्ट की तो वो क्या होगी, एडमिसिबल हो जाएगी। 3 एसेंशियल्स होते हैं सेक्शन 27 में। पहला होता है नॉलेज पार्ट, कि एक्यूज्ड हैड एन नॉलेज, क्या है, नॉलेज कैसे है उसको, हम क्यों कहते हैं कन्फेशन में, कन्फेशन तो इररिलेवेंट कह दिया, इनएडमिसिबल कह दिया एविडेंस एक्ट में, वो तो आपके लिए है ही नहीं, लेकिन उसको नॉलेज कैसे है कि जिससे मारा वो चीज वहां पर है। दूसरा, पहला एसेंशियल्स लिख लेना कि नॉलेज टू द एक्यूज्ड। सेकंड आता है जो चीज है, यानी कि ऑब्जेक्ट कह सकते हैं उसको, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेपन हो सकता है, डेड बॉडी हो सकती है, होता है ना, डेड बॉडी तो छुपाई थी उसने अग्नु नखेसिया के केस में, डेड बॉडी, ये कहाँ पे मिली है, मतलब कहाँ फाउंड हुई है, फाउंड लिखा है, ठीक है, कहाँ मिली है। तीसरी चीज है, क्या वो सेम प्लेस पे मिली है, जहां पर सेम प्लेस जहां पर एक्यूज्ड ने बताया था, ठीक है। ये 3 चीजें होंगी सेक्शन 27 में, जो उसकी स्टेटमेंट, उतनी स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट हो जाएगी। इतना समझ आया, ये 3 एसेंशियल्स लिखना चाहो लिख लेना, वैसे समझ ही आ जाएगा, ठीक। अब ये मुझे बताओ, किसी ने सेक्शन 162 सीआरपीसी पढ़ा है कभी, क्या लिखा है उसमें, देख के बता दो, मैंने कहा है 162 सेक्शन 162 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। क्वेश्चन हमेशा आता है, क्या सेक्शन 161 की स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होती है या कोरैबोरेशन के लिए यूज होती है, तो 161 के बाद 162 कहता है सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होगी, कोरैबोरेशन के लिए नहीं होगी। यानी अच्छा, कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग बता रहे हो, नहीं वो सबको पता है कोई दिक्कत नहीं। 162 पढ़ो एक बार, पढ़ना मत, एक बार देख लेना, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आए तो पूछ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने ही आया ना। 162 क्या कहता है, सीआरपीसी का 162 है, एविडेंस का मत खोल लेना। कहता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी है, वो एनी पर्पस, एक वर्ड है वहां पे एनी पर्पस, ये सेक्शन 162(1) है, एनी पर्पस, ठीक है, पर्पसेस किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं होंगे, कहता है, लिखा है या नहीं लिखा है, कोई लाउडली पढ़ दे एक बारी, बी यूज्ड नॉर कैन बी यूज्ड, तो पूरा पढ़ दो ना आप, और नॉट नहीं पढ़ा तो पूरा सेक्शन ही खराब हो जाना है, साइन भी नहीं करानी, चले यूज भी नहीं करना। एनी पर्पस में एनी एविडेंशियरी पर्पस भी हो गया आपका, statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of the statement or record be used for any purpose. ठीक है, यहीं पे 161 में रुक जाओ, इतना तो समझ आया। इसने कहा कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी, कुछ भी किया, ना तो उनको साइन करेंगे, ना किसी भी पर्पस के लिए उसको यूज नहीं करेंगे। तो जब सेक्शन 27 में आप एक्यूज्ड की स्टेटमेंट ले रहे हैं, उसमें आपको डिस्कवरी हो रही है कोई फैक्ट की, तो वो आप यूज कहाँ करेंगे, जब सेक्शन 162 कह देता है कि इन्वेस्टिगेशन की कोई भी चीज है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी, तो हाउ विल यू यूज सेक्शन 27 की जो फैक्ट डिस्कवर हो रहे हैं, तो सेक्शन, ठीक है, तो सेक्शन 162 का क्लॉज 2 एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है या डिस्कवरी स्टेटमेंट है, यानी जो सेक्शन 27 में आ रहा है वो क्या होगा, एडमिसिबल हो जाएगा, ठीक है। ये कहते हैं सेक्शन 162 क्लॉज 2 इसके फेवर में एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, ठीक है।
इतना समझ आया? अच्छा, 27 में एक और केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख ले तो बेटर ही रहेगा, सही रहेगा। मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1975। लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। जुडिशरी के लिए अपेयर होना है वैसे? नहीं होना? आपने प्रैक्टिस, वैसे प्रैक्टिस में भी काम आएगा, सारे ये तो करने ही पड़ेंगे क्रिमिनल केसेस में, पैसा इसी में ही है ज्यादा। अच्छा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सुना होगा, लॉ करते हुए टाइम सुना होगा। इसमें क्या था, इस केस के फैक्ट क्या थे? केस का नाम लिख लेना, मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लिख सकते हो ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी कोई दिक्कत नहीं है, सर्च कर लेना। इसमें क्या थे, केमिकल ड्रंक थे, ट्रंक के लिए ट्रंक थे, होते ना बड़े बड़े जिनमें केमिकल्स होते हैं, वो स्टोलन, ड्रम के लिए ट्रंक के लिए कुछ भी, स्टोलन, चोरी हो गए, ठीक है। एक्यूज को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड। इसने डिस्क्लोजर किया, डिस्क्लोजर क्या किया कि जहां पे आपका जो गार्बेज डंप करते हैं ना, जहां पे जैसे कचरा वगैरह पूरा, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे गार्बेज वगैरह ड्रंक मतलब फेंकते हैं, ऐसे ही ओपन एरिया में थे बेसिकली। एक ओपन एरिया था जो ओपन था और एक्सेसिबल था सबके लिए, ठीक है, सबके लिए वो एक्सेसिबल था। तो कोर्ट ने क्या कहा कि ये कोई हिडन प्लेस नहीं है, ठीक है, ये सब एक्सेसिबल है। तो डिस्टिंक्टली नहीं, सॉरी, एक्सक्लूसिवली आप इसको नहीं कह सकते कि उसकी नॉलेज में है, बिकॉज अगर कोई वहां से गुजर रहा है तो यू मस्ट हैव एन आइडिया, यू मस्ट हैव एन नॉलेज कि वहां पे केमिकल ट्रंक या जो भी है पड़े हुए हैं बेसिकली, ठीक है। तो कोर्ट ने ये चीज मानी कि हिडन प्लेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुले में बत्रा के पास कोई चीज पड़ी है तो सारे स्टूडेंट आते जाते देख रहे, वो हिडन थोड़ी ना है। तो क्या होना, सेक्शन 27 के लिए हिडन प्लेस होना चाहिए जहां पे कोई चीज होनी चाहिए। एक्सक्लूसिवली किसके नॉलेज में होगी वो? और ये दूसरा केस उसी से रिलेटेड है, एक्सक्लूसिवली जो अरेस्ट किया गया है जिसको, यानी एक्यूज के नॉलेज में होनी चाहिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिराज अहमद निसार अहमद 2007 का केस है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिराज अहमद निसार अहमद 2007। इसमें क्या था फैक्ट, एक्यूज था AK-47 से, उसने किसी को मार दिया, किल्ड बाय AK-47, ठीक है। उसने डिस्क्लोजर किया। अच्छा, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट और डिस्कवरी स्टेटमेंट में फर्क होता है, ये याद रखना। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कब होती है? जब तक जो वेपन है या जो ऑब्जेक्ट है, बेसिकली वेपन नहीं कहेंगे इसको, ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू कोई चीज हुई है या है, तब तक वो मिल नहीं जाता, नॉट फाउंड, ठीक है। नॉट फाउंड है तो वो क्या है, आपका डिस्क्लोजर हुआ है। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है, व्हेन फाउंड, तो वो आपकी क्या बन जाती है, डिस्कवरी स्टेटमेंट हो जाती है। अब फॉर्मली इसको ऐसे यूज करते नहीं करते, बट जनरली ऐसा ही होता, मैंने केसेस में देखा है, डिस्कवरी स्टेटमेंट हो जाती है। डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए क्या होता है, जैसे ही वो मिली है तो कोई विटनेस या डिस्कवरी मेमो कुछ बनाया जाता है जिसके थ्रू की जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप एक बार देख लेना, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एंड डिस्कवरी स्टेटमेंट। इस केस के में क्या था, AK-47 डिस्क्लोज किया कि ये सो एंड सो प्लेस पे है, ठीक है, सो एंड सो प्लेस पे है। लेकिन ये जहां पर है, इसकी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को भी थी, यानी इसके साथ जो था या कोई भी था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मतलब किसी और को भी इसकी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि एक्सक्लूसिवली ये एक्यूज्ड की नॉलेज में नहीं है, एक्सक्लूसिवली एक्यूज्ड की नॉलेज में नहीं है ये,
एक्यूज की नॉलेज में नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि हिडन प्लेस, पहला हो गया हिडन प्लेस तो होना ही चाहिए, ओपन एक्सेसिबल टू ऑल ऐसा प्लेस ना हो 27 के लिए, प्लस दूसरी रिक्वायरमेंट क्या क्रिएट कर दी, क्या क्रिएट की कि एक्सक्लूसिव नॉलेज होनी चाहिए, किसको, एक्यूज्ड को, ठीक है। ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया को बता और ये भी बता रहे कि मुझे भी पता है, ऐसा नहीं चलेगा। और ये भी कि पुलिस ऑफिसर को पहले से कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर को तब पता चले जब एक्यूज ने ही उसको बताया। अगर पुलिस ऑफिसर को भी पहले से पता है तो भी वो सेक्शन 27 में फॉल नहीं करेंगे। इसीलिए अगनू नकेसिया के केस में उसके फैक्ट आप देख लेना ऐसे ही है। अगनू नकेसिया के केस में क्या था, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया। अच्छा मैं इसको समझा देती हूँ, इसमें एक चीज और है इस केस में, ये दोनों चीजें समझ आई, ठीक है। कुछ ऐसा जो नहीं समझ आया, कुछ ऐसा जो मैंने छोड़ दिया वो भी बता सकते हो कि मैम ये समझा दो, है कुछ ऐसा। अरे एक्सपीरियंस्ड है आप, आपको तो कुछ पता होगा नया, मैडम आपने ये नहीं पढ़ाया मुझे, आपको ये नहीं आता, हाँ कुछ नहीं छोड़ा मैं, चलो बढ़िया है, ठीक है। अब अगनू नकेसिया का केस ही देख लेते हैं लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है ना, स्टेट ऑफ बिहार, ईयर इसका कुछ मैंने लिखा है 1965। इस केस में क्या था, फैक्ट जैसे मैंने बताया, एक्यूज था, इसने क्या किया, सीधा पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच गया, एफआईआर लॉन्च कराई कि मैंने XYZ बंदों को, बेसिकली 3-4 लोग थे जिनको मारा था, एक को पहाड़ी के पीछे फेंक दिया, एक को कहीं मार दिया, एक को घर में मारा, इस तरह से इसने एफआईआर लॉन्च कराई, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर के पास अभी कस्टडी नहीं है, हम कहते हैं कि पुलिस कस्टडी तो होनी चाहिए, ठीक, पर यहाँ पे पुलिस के पास कस्टडी थोड़ी है, वो तो एफआईआर अभी जाया है, अभी ने पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं करी, कोई प्रोसीडिंग नहीं चली, लेकिन वो चला गया, ठीक है। ये इशू उठा था कि क्या पुलिस कस्टडी में उसने कन्फेशन दिया है, कन्फेशन अगर पुलिस कस्टडी में पुलिस को है, दोनों ही केस में वो इनएडमिसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एफआईआर लॉन्च कराई, कन्फेशन था, कन्फेशनल स्टेट, कन्फेशन की तरह ही था कि मैंने सो एंड सो इस तारीख को 8 बज के इतने टाइम पे इसको मारा, फिर उसको मैंने वहां रख दिया, नाइफ मैंने यहाँ छुपा दिया, उसको पहाड़ी के पीछे फेंक दिया, ये सारी कन्फेशनल स्टेटमेंट के उसमें उसने मतलब उसी तरह से एफआईआर लिखवाई, ठीक है। ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा, कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। फिर हाई कोर्ट के पास केस गया, अगेन कन्विक्शन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, पहली बात तो जो पुलिस ऑफिसर को दिया वो सेक्शन 25 से हिट करता है, पर इशू ये आता है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर तब होगा ना जब पहले कस्टडी, दूसरा 26 क्या नहीं करता, कस्टडी नहीं है, तो कोर्ट ने क्या क्या डीम्ड या कंस्ट्रक्टिव कस्टडी थी, कंस्ट्रक्टिव कस्टडी है, स्टेट एक बेटर पोजीशन पे होता है कंपैरेटिवली इंडिविजुअल के। अगर आपको कोई पुलिस वाला दिख जाए, अगर मैम की तरह कोई जज ना हो, हम जैसे भी इवन एडवोकेट्स भी थोड़ा बहुत तो हो जाते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा नॉलेज वाला हो, मतलब जो जनरली लॉ स्कूल से निकल के जाते हैं उनकी भी कोई खास वो नहीं, कोई नहीं डरता पुलिस वाला उनसे। मैं अपना ही केस बताऊं, हमारा एक केस था, इलीगल एनक्रोचमेंट था हमारी प्रॉपर्टी पे, पुलिस वाला आया, हमने तो बस यही पढ़ा हुआ है इसी तरीके से, वो कहता है मैडम आपने एड्रेस नहीं दिया है एक्यूज्ड का, तो मैं कैसे अरेस्ट कर लूँ उसको, 5 साल से चार्जशीट फाइल नहीं की गई, तो कहता मैं कैसे अरेस्ट कर लूँ, आपने ये सो एंड सो, जो टेक्निकलिटीज होती है ना कि पुलिस कैसे काम करती है, वो हमें ऑन ग्राउंड जब आप काम करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि जो प्रैक्टिस है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट भी है, कंपेरेटिव जुडिशरी से ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए, बाकियों के लिए हो ना हो, मेरे लिए प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। एक तो उसमें ट्रैवल का इशू भी है, दूसरा कि आपको ग्राउंड लेवल पे जाके आपको बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने, मैम ने जैसे पढ़ाया था ना डीडी एंट्रीज होती हैं, ऑनेस्टली मैंने कभी सुना नहीं था, डीडी एंट्री सुना है सेक्शन 150 160 या 150 में सीआरपीसी एविडेंस में भी है 150 रिफ्रेशिंग डीडी एंट्री के 159 में रिफ्रेशिंग मेमोरीज के लिए कर सकते हैं यूज, तो उस अब डीडी एंट्री है पता है, चलो एक होती है, 1 2 3 भी होती है, रुक का क्या होता है,
अगर किसी कॉलेज वाले से पूछो कोई नहीं बता सकता रुक का क्या हो सकता है। आप तो प्रैक्टिस की है, नहीं की ना तो आपको भी नहीं पता होगा। तो ये मैम के थ्रू मुझे पता चला ऐसी भी कोई चीज होती है। तो कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते तो बहुत सारी चीजें जिसमें प्रॉब्लम आती है। तो कंस्ट्रक्टिव, हम कह रहे थे कंस्ट्रक्टिव कस्टडी है किसके पास है यहाँ पे, पुलिस के पास। पुलिस का पलड़ा स्टेट है, एक्चुअली क्या है पुलिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो स्टेट का पलड़ा हमेशा किससे, इंडिविजुअल से भारी होगा, ठीक है। वहां पे वो डर के सिर्फ, और ये भी था इस केस में कि कोई आई विटनेस नहीं है, सिर्फ क्या था, सिर्फ एक कन्फेशनल स्टेटमेंट जो कि थी एफआईआर, उसके बेस पे एक्यूज को क्या किया गया था, कन्विक्ट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज थी ही नहीं। तो अगर ये चीज है जिसमें कि सेक्शन 25 से वो चीज हिट हो रही है तो ये तो एडमिसिबल नहीं है। तो इसके बेस पे कन्विक्शन वैलिड है, अगर आप होते तो क्या कन्विक्ट करते, इसके बेस पे सिर्फ ये, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई और एविडेंस नहीं है, सिर्फ इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट थी। वो तो ठीक है, मैं अभी वो चीजें भूल जाओ, ठीक है। अब इस सेक्शन को समझने के लिए आप यहाँ पे बस इतना देखो कि अगर कोई आई विटनेस नहीं है, उसने कह दिया मैंने मारा, उसने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये सारी चीजें है, कंडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं, वो तो खुद ही कह रहा है कंडक्ट क्या दिखाना, वो तो सब बता रहा है, 27 से भी बता रहा है, 25 में भी। पर दिक्कत ये है लॉ ने एक एक्सेप्शन या कह ले एक उसके लिए प्रोटेक्शन क्रिएट किया हुआ है 25 के जरिए, कि पुलिस ऑफिसर को कन्फेशनल स्टेटमेंट दोगे तो एडमिसिबल नहीं है। टेक्निकलिटी, लूप होल्स होता है, एडवोकेसी कौन करता है, वो लॉ सीखने के लिए नहीं कर रहा, लॉ में जो वैक्यूम्स है ना, जो लूप होल्स है, कि हम उस चीज से निकल कैसे सकते हैं, लॉ एक्सप्लॉइट करने के लिए, दैट वुड बी द परफेक्ट वर्ड, यही है कि एक्सप्लॉइट करने के लिए। यहाँ ये नहीं सिखाया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको लॉ सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे कोई आई विटनेस नहीं है, कोई और चीज नहीं, सिर्फ एक कन्फेशनल स्टेटमेंट थी जो कि एफआईआर की फॉर्म में थी। उससे क्या हुआ, इसको कन्विक्शन दे दी ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज तो मानी ही नहीं जाएगी, एडमिसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, इसको कोर्ट ने एक्विट कर दिया, ठीक है, एक्विट कर दिया था। ये सेक्शन 27 कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सेक्शन 30 के बारे में एक चीज देख लेना, बिकॉज सेक्शन 30 हम लोग ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं, बट इसको आपको 306, अगर क्लास ना भी अटेंड कर पाओ कर लो, वैसे तो अच्छा ही रहेगा, 133 एंड 114 इलस्ट्रेशन बी से जरूर पढ़ना, नहीं तो ये सेक्शन कभी नहीं समझ आएगा तुम्हें। और ये सीआरपीसी का है, ये एविडेंस का है, ये भी एविडेंस, ये तो खैर सबको पता ही होता है कि को एक्यूज्ड के बारे में बात करता है, ठीक है। ये जरूर देखना 1306, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि आप लोग पहले नहीं आए, अदरवाइज मैं इससे ज्यादा ये भी आज ही करा देती, बट टाइम ज्यादा हो चुका है, मैम को भी क्लास लेनी है, ठीक है। कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया हो, चले, औरों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बोरिंग थी, ठीक थी, चलो चलो बढ़िया, थैंक यू फॉर बेयरिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, सच अ लॉन्ग टाइम।